नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सियासी समीकरणों की। देश भर में जो सियासी समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं उन पर, और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संकेत चतुर्वेदी, संवाद न्यूज इंटरनेशनल से। संकेत, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। देश भर में सियासी पारा जो है, अभी चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई है, अभी से उबाल पर है। और अभी पता चला कि ममता बनर्जी तो पहले ही इंडी गठबंधन से दूर हो चुकी थी। नीतीश कुमार भी 30 जनवरी को जो राहुल की पूर्णिया में रैली तय है उसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि 30 जनवरी को उन्होंने अपना कोई कार्यक्रम घोषित कर दिया है। और इधर खबर है कि नीतीश जी की एक बार फिर जो वापसी होने वाली है भाजपा गठबंधन में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह दोनों प्रधानमंत्री से इस बारे में मिल चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों का कहना है। क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे ये लगता है कि भले ही तापमान में पारा नीचे क्यों ना हो, सियासी माहौल का पारा बहुत ऊंचा है, बहुत उबाल पर है, बहुत उफान पर है। और जैसे जैसे मार्च निकट आता जाएगा, जब चुनाव होने हैं लोकसभा के, ये पारा और ऊपर बढ़ता जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने देखी कि आप पे कुर्सी हो, मुख्यमंत्री कहीं के हो, कुछ हो, लेकिन अगर आप इंडी अलायंस में हैं तो आपको एक बीमारी होनी तय है, और वो बीमारी है अनिद्रा की, नींद न आने की। तो हर आदमी सुख चैन पहले चाहता है, बाद में कुछ और चाहता है। अब मैं मूल बात पे आता हूं कि ये इंडी अलायंस जो है, देखिए, ये इंडिया इन्होंने नाम रखा था, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं ये कहता कि इंडिया टूट गया तो कितना बुरा लगता, मेरी देशभक्ति पे भी प्रश्न उठ जाता। इन्होंने जानबूझ के बड़ी, मैं तो यूं कहूंगा, बड़े मक्कारियत के साथ ये नाम रखा था, जिसने भी रखा था। अब चूंकि ये मतलब वहां एक तो देश के खिलाफ था, फिर इंडिया और भारत की बात हुई, अब ये इंडी अलायंस, क्योंकि आखिरी ए है इसलिए मैं इंडी कह रहा हूं, इंडी अलायंस। इसलिए इंडी अलायंस टूट क्यों रहा है? टूट इसलिए रहा है साहब, क्योंकि कोई इसमें आइडियोलॉजी में समानता थी ही नहीं। आप देखिए, ममता बनर्जी के संग कौन कौन थे? कांग्रेस थे, लेफ्ट थे, और एक्सवाईजी पार्टीज थे, मतलब ये सब इंडिया अलायंस के पार्टनर्स थे। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस के तहत लेफ्ट को या कांग्रेस को कोई सीट देंगी? निश्चित तौर पे जवाब है नहीं। क्या नीतीश कुमार कांग्रेस को कोई सीट देना चाहते हैं? निश्चित तौर पे जवाब है नहीं, क्योंकि आपका कुछ वो निकलता तो है नहीं। कोई आपका मतलब क्या है, आपका नेट वोट का शेयर क्या है? कुछ नहीं है। अगर साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा, वो भी कुछ हिस्सा आप नेगेट कर दीजिए, केरला वगैरह, कांग्रेस को कहीं कोई भूज ही नहीं रहा। और वो भी केरला में ये है, अगर कम्युनिस्ट पावरफुल हो जाएंगे, कम्युनिस्ट केरला में नहीं देना चाहेगा कांग्रेस को। तो ये निजी स्वार्थों के लिए, सिर्फ स्वार्थों के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए ये लड़ाई हुई थी कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। और वो क्या कहते थे वो, लालू प्रसाद यादव जी, मेरे को अभी याद आ गया, फिरका परस्त ताकतों के हम खिलाफ। आज तक ये साला फिरका परस्त ताकत क्या होती है मेरे को तो समझ में नहीं आया। आप मुझे अगर समझा पाए तो जरूर समझाइएगा। अब इनमें सर जूद बजना तय था। तो फाइनली वो, क्योंकि मतलब जो मोटिवेटिंग फोर्स था वो कुर्सी थी। अब कुर्सी, उनको लग रहा है कि यार इनका वोट शेयर कम है, कांग्रेस की आदत है हमेशा बड़ा भाई बनने की, कोई कांग्रेस को बड़ा भाई बनने नहीं देना चाह रहा। तो यही दिक्कत है। और सही बात है, कोई क्यों बनने दे भाई? तुम्हारे कुछ परसेंटेज है ही नहीं वोट के, वो लोग बाग तुम्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो तुम्हें जितनी सीटें दे रहे हैं उतने पे करो। मैंने सुना है ममता बनर्जी से 2 सीटें देने वाली थी, ये उधमबाजी मचाने लगे। कल तक अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि हमें उनकी कृपा की आवश्यकता नहीं है। बाद में ममता बनर्जी ने कहा मैं तो अलग हो रही हूँ, मेरे को मतलब नहीं है, मैं अकेले लड़ूंगी चुनाव। अब जब चुनाव अकेले लड़ रही है तो अधीर रंजन चौधरी के मुख से एक बात नहीं निकली, जयराम रमेश शायराना हो गए, जयराम रमेश शायराना हो गए, सुनाने लगे कि सफर लंबा है, स्पीड ब्रेकर आते हैं जाते हैं, कोई बात नहीं है, ममता बनर्जी के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। अबे कल्पना नहीं कर सकते थे बड़े भाई, तो ये सब नौटंकी क्यों कर रहे थे? अपने अधीर रंजन चौधरी साहब को कुछ समझाओ कि इतनी बकबक मत किया करो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके, हमें संभालना मुश्किल पड़ जाता है। और हो सकता है शायद समझाया भी हो,
हो सकता है शायद जयराम रमेश या सीनियर कांग्रेस को जो हैं सर्वोच्च 10 जनपद वाले जो हैं, उन्होंने कहा भी होगा कि भैया इतनी बकबक मत किया करो, हमें बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक बात और मानिए, अधीर रंजन चौधरी वही रोल प्ले कर रहे हैं जो कभी किसी टाइम में दिग्विजय सिंह प्ले करा करते थे। 22 तारीख को जो रैली थी ममता की, उसमें उन्होंने कहा था कि संकेत जो दिया था कि हम कांग्रेस के साथ, मतलब जो उनका कहना था ओवरऑल कि मैंने ही सबसे ज़्यादा जुझारूपन दिखाया है, और जो कांग्रेस है उसको उसने कभी समझदारी से काम नहीं लिया। कांग्रेस को वो पिछली बार भी समझाने की कोशिश कर रही थी कि हर स्टेट में जो थोड़ी बहुत मजबूत पार्टियां हैं उनसे अलायंस करें, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा किया नहीं। तो इस बार क्या ये संकेत नहीं है ममता की तरफ से कि मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं है? बिल्कुल क्लियर है, राइटिंग इज ऑन द वॉल, साफ दिख रहा है। ममता बनर्जी क्यों दे कांग्रेस को सीट? क्यों दें? या कोई भी पार्टी, अखिलेश यादव क्यों दें? भाई आपका कोई जनाधार हो तब तो दें, जहां पे आपके जीतने की संभावना वहां तो दें। आप वो 2 सीट दे रही है, बिल्कुल ठीक दे रही है। अभी ने क्या कि मैंने हमें तो 22 सीटें यहाँ पे चाहिए, 20 सीटें वहां पे चाहिए। कौन देगा जी जब आपका कोई जनाधार ही नहीं है? तो कोई भी नहीं देगा। आप देखिए पंजाब में भगवंत मान कह रहा है कि एक थी कांग्रेस, भगवंत मान साहब कह रहे हैं एक थी कांग्रेस। तो इसी हिसाब से वो मतलब आपस में इतना फ्रिक्शन है। और ममता बनर्जी का ये कहना बिल्कुल ठीक है जो वो कह रही हैं कि मैंने बहुत सेक्रीफाइस करा है। वाकई बहुत सेक्रीफाइस करा है। एक बेचारे ने पिछले शायद विधानसभा चुनावों में जब इनका काफिला गुजर रहा था तो कह दिया था जय श्री राम। जैसे ही जय श्री राम इन्होंने सुना, इन्होंने गाड़ी रुकवाई, गाड़ी से नीचे उतरी और चमड़ी उधड़वा दूंगी, सीधे इन्होंने डायलॉग दिया था। इतना, या तो देखिए ये सारे कौन कौन मिले हुए हैं। पहले तो ममता बनर्जी मिली हुई है जो चमड़ी उधड़वा दी नहीं थी जय श्री राम के नाम पे। दूसरे अखिलेश यादव, माफ कीजिए, अली शेख, नहीं नहीं, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव हैं, उनके पिताजी ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी और ये भी कहा था मैं और क्या करूं, और इससे ज्यादा कितने मरवा सकता हूं उतने मरवा देता, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो 30 ही मरवाए। फिर तीसरे इनके पार्टनर हैं जम्मू कश्मीर वाले, मुफ्ती महबूबा सईद। उनके पिताजी ने जो 1990 में किया था वो हम सब आज तक देख रहे हैं, प्रत्यक्ष है। तो ये सब ऐसे ही लोग हैं। और चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस तो वैसे वाकई सबसे ज्यादा कांग्रेस का भी सेक्रीफाइस है, कुछ कम थोड़ी ना है। हम 1947 से कांग्रेस को झेलते आ रहे हैं। बिहार में कुछ अलग समीकरण हो रहा है। बिहार में इन दिनों जो है वो एक तो जो नीतीश हैं मुख्यमंत्री, उनकी जदयू पार्टी आरजेडी से किनारा कर रही है। अभी कर्पूरी ठाकुर के प्रचार में उन्होंने, जब कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में उन्होंने कहा कि देखिए ये कर्पूरी ठाकुर का कि मैं इज्जत इसलिए करता हूँ कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। वो उनका कटाक्ष था लालू पर। तो आज लालू जी की जो पुत्री हैं रोहिणी, उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में कहा है कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। तो ये सीधा सीधा उनका नीतीश पर तंज है। हालांकि जब नीतीश कुमार ने इस पर नाराज़गी जताई तो रोहिणी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और जेडीयू ने कहा कि रोहिणी अभी बच्ची है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि दरार तो पड़ ही गई है। और खबर है कि नीतीश कुमार बीजेपी के जो गठबंधन है उसमें वापस आ सकते हैं लोकसभा चुनावों से पहले। और अगर जो जैसी की हवा है कि अगर वो नहीं आएंगे तो इस बार तो सबका सफाया होने जा रहा है, जैसी रामलहर बिहार में देखने को मिली। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल मुझे लगता है, देखिए सर, पहले तो मैं आपको नीतीश कुमार के बारे में बताता हूं क्योंकि चूंकि पहला प्रश्न वही था। देखिए जहां तक नीतीश कुमार की बात है, नीतीश कुमार जी का एक नाम है पलटू राम। पर पलटू राम, मैं इस नाम से इत्तेफाक नहीं रखता। वो मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जैसी उनकी संदेहास्पद गतिविधियां हैं, उन्हें देख करके कुछ शंका तो अगर आरजेडी वालों के मन में हो रही है तो कुछ गलत तो नहीं हो रही, खैर। और जहां तक उनका बीजेपी में आने का प्रश्न है, और मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट होने के नाते पॉलिटिक्स में ये जरूर कहना चाहता हूं, उनको नहीं रखना चाहिए। उनको रखना, ही इज अ डेंजरस लाइबिलिटी, पहली चीज। अब दूसरी चीज, राम मंदिर के लहर की आपने बात करी। मैं आपको बताता हूं, मैं आज एक न्यूज पढ़ रहा था, मक्का में इतने पिलग्रिम्स नहीं आए जितने अयोध्या में अभी आए।
आप सोचिए कितनी बड़ी लहर होगी। मतलब जब ये इन लोगों ने देखा ना, छद्म सेकुलरवाद वालों ने, तो इनको देख करके लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी लहर है, हमने क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, और कहा हम लोग नहीं गए, और किसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए थे। मुझे ये लगता है कि ये लहर नरेंद्र मोदी की चुनावी नाव को 2024 में पार 100% लगाएगी। अगर बीजेपी की 300, 323, 300, 350 सीटें आती हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता खुश नहीं होगा। वो उम्मीद कर रहा होगा 400 प्लस की। हाँ, सही सही कहना है संकेत कि बीजेपी इस बार 400 से कम की उम्मीद भी नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि 400 के पार तो जरूर पहुंच जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि वो किन किन पार्टियों को अपने साथ धोएगी। देखिए कई जगहें हैं, जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया जहां पर यूजली माना जाता है कि बीजेपी की पकड़ नहीं है, परंतु जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने साउथ इंडिया के टेम्पल्स की यात्रा करी, और लोगों का वहां पर मतलब जो जनसमूह उनके पास में आया, जो एक उन्होंने कनेक्ट बनाया लोगों से, वो कनेक्शन कहीं ना कहीं मतलब मेरे हिसाब से तो वो बड़ा रेडिकल चेंजेस लाएगा। और इनको शायद रीजनल पार्टीज की जरूरत न पड़े, और अगर पड़ेगी तो भी बहुत बहुत मामूली सा, मतलब ठीक है बस सपोर्ट के लिए, हाँ कि हम भी साथ हैं, बस इसके लिए। बिहार में तो इतना जातिगत समीकरण है, फिर भी वहां लोगों का जो रुझान था, हर जगह राम की जो लहर है, उसके आगे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टिक पाएगा। और मुझे यह भी नहीं लगता है कि बिहार में भाजपा को किसी की जरूरत है। ऐसे में जो गठबंधन, बिहार मतलब इंडी गठबंधन तो अपनी तरफ ठीक है, लेकिन भाजपा को गठबंधन की क्या जरूरत है, ये समझ से परे। नहीं देखिए, भाजपा को गठबंधन की जरूरत है चाहे नहीं है, आपको दिखाना तो पड़ता ही है कि लोग बाग आपके साथ हैं, और कहीं ना कहीं छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, भले ही 10 सीटें आए, कुल मिला के 10 सीटें आए, फिर भी बीजेपी चाहेगी कि उसकी अलाइनमेंट रहे कहीं ना किसी के संग, स्पेशली साउथ इंडिया में जरूर वो करना चाहेंगे। और आपने बात कही कि बिहार में जो जातिगत समीकरण है, तो मैं कहता हूं मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या रामचंद्र जी अपने नाम के आगे राम सिंह लिखते थे? राम सिंह ठाकुर, ठाकुर राम सिंह। परशुराम जी परशुराम शर्मा लिखते थे। कृष्ण जी कृष्ण यादव लिखते थे। दरअसल भगवान बाइंडिंग फोर्स होता है, वो सबके ऊपर होता है, तो उनको किसी भी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और जब आदमी भगवान के संग अपना कनेक्ट करता है, तो वो सिर्फ भगवान के प्रति होता है, वो सारी बाकी बातें भूल जाता है कि मैं जात का क्या हूं, मैं बिरादरी का क्या हूं। और इस बार मैंने ये फील करा है कि जो, समझिएगा मेरी बात को, सभ्यता जो होती है वो स्थिरता का नाम नहीं है, सभ्यता स्थिति का नाम है। सभ्यता बंदरगाह नहीं है, यात्रा है। और अभी ये यात्रा यहां तक पहुंची है कि हर हिंदू दूसरे हिंदू को अपना भाई बुलाता है, चाहे कितनी जातिगत समीकरण रहे हों, अब वो कहीं ना कहीं फॉल अपार्ट कर रहे हैं। और ये आपको सिखाया किसने था? सबसे पहले ये कांग्रेस ने सिखाया था भाई, पहले कि वो आप द्रविड़ियन हो, आप आर्यन हो, आप बाहर से आए, इन पे हमला करा, ये वहां भग गए। उसके बाद में हिंदुओं को पूरी जातों में बांट दिया। फिर उसके बाद में ये नया नोटंकी कर दी कि जितना भी मुसलमान है, चाहे वो फिलिस्तीन का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो कहीं का हो, वो सब भाई हैं आपस में। और कभी कभी आपने सुना है 72 फिरके वगैरह? आज से कुछ 10, 15, 20 साल पहले 72 फिरकों के बारे में सुना था आपने? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन हाँ, हिंदू को बांटने के लिए पूरी साजिश करी। और अभी भी आपने देखा हो तो ममता जी, ममता बनर्जी जी, उन पे ही चलिए एक बार फिर से जाते हैं। वो कुछ कह रही थी कि काफिर मर जाएगा, और तुम्हें खुदा की कसम है अल्लाह कसम, कि खुदा क्या था सर वो, कि खुदा की कसम काफिर मर जाएगा, कुछ ऐसा ही था ना? अल्लाह कसम, अल्लाह कसम कहा। हाँ, अल्लाह की कसम काफिर मर जाएगा, वो सुना रही थी। वो था कि बीजेपी को वोट मत देना, अल्लाह कसम है तुम्हें, बीजेपी को वोट मत देना। वो काफी वायरल है। हाँ, तो वो ममता बनर्जी जी बोल रही थी, तुमको अल्लाह का कसम है बीजेपी को वोट नहीं देना। अच्छा जी ठीक है भैया, नहीं देंगे। अब लेकिन आ, आप अगर देखिए तो जो जनप्रतिनिधित्व कानून है, उसकी धारा है 123 का सेक्शन 3। उसके अकॉर्डिंग
आप धर्म, भाषा, जाति के नाम पर बंटवारा नहीं कर सकते, आप बीच में कभी भी नहीं मांग सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप इस प्रकार से वोट नहीं मांग सकते इनको इनके आधार पर। 2017 ने सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया था सितंबर में। बहरहाल आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चुनाव का बिगुल फूंकने वाले हैं। देखिए आगे क्या होता है। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय श्री राम।